हेलो। है भाई। देखो, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप फॉरेन करेंसी में करते हो, स्टेप नंबर 1 एएस बोलते हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन करी उस दिन का जो रेट है उस रेट के हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। अब आपकी ट्रांजैक्शन कैसी हो सकती है? या तो को गुड्स परचेज की या फिर सेल की, या फिर आपका कोई एसेट बाई की या सेल की, या फिर आपका कोई लोन, या तो बोरो या फिर रीपे। अगर गुड्स परचेज या सेल करेंगे तो आपकी एंट्री क्या रहेगी? आपका परचेज टू क्रेडिटर या फिर डेटर टू सेल। तो AS11 बोलता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन करोगे, लेट्स से आपने जो गुड्स खरीदे या बेचे $10,000 के, मैं 10 यार क्यों लिखा है वैसे, $10,000 के अगर आपने खरीदे बेचे तो उस दिन का जो रेट था लेट्स से 80 रुपीज़। ठीक हो गया जी? तो 8 लाख हो गया। तो 8 लाख के हिसाब से आप एक बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। 8 लाख INR बन गए, रुपीज़। उसके बाद ये तो कब रिकॉर्ड करना है अपन ने? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाले दिन। साल का एंड आएगा। जब साल का एंड आता है ना, तो तब अपन छांटेंगे कि क्या कोई अमाउंट हमारी पे करने वाली या रिसीव करने वाली इन द फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है। क्या कोई अमाउंट फिक्स्ड पेबल या फिक्स्ड रिसीवेबल इन द फॉरेन करेंसी है? अगर हाँ तो उसे बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स। अमाउंट पेबल और रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी जो कि फिक्स्ड है कि फॉरेन करेंसी आप नहीं पे करनी है। INR किने बनन के पता नहीं, रेट चेंज हो गया तो INR घट वध बन सकते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी की नहीं पे करनी, वो फिक्स है। तो अमाउंट पेबल या रिसीवेबल अगर है फिक्स्ड इन द फॉरेन करेंसी, उसे बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। अगर कोई ऐसी वाली मॉनेटरी आइटम्स होती हैं तो उसको बैलेंस शीट डेट पे अपन स्पॉट रेट के ऊपर दिखाएंगे, क्लोजिंग रेट के ऊपर दिखाएंगे। स्पॉट रेट मतलब किसी भी दिन का रेट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट को जो भी रेट प्रिवेल कर रहा होगा मार्केट पे, उस रेट पे अपन मॉनेटरी आइटम्स को दिखाएंगे। तो साल के एंड पे क्या होगा? लेट्स से आपका रेट हो गया 82। तो अगर रेट 82 हो गया तो क्रेडिटर को कितने देने थे हमने? $10,000। तो 8,20,000 देने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा हमें? और क्रेडिट। क्रेडिटर क्रेडिट हो गया और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट कितने से एंट्री डलेगी? 20,000 से। और अगर ये सेल वाला सीन हो तो डेटर को डेबिट करोगे। डेटर को $10,000 इंटू 82, तो डेटर डेबिट होगा 20,000 से, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया जी? और ये जो डिफरेंस आएगा ये कहाँ पे जाएगा? ये फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस कहाँ पे जाएगा? P&L में। फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस आएगा कहाँ पे जाएगा? आपका P&L। लेकिन यही अगर आपका हो एसेट। अच्छा, और परचेज सेल वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करी हमने? जिस भी वैल्यू पे रिकॉर्ड करी थी स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसे तो खड़ा रहूगा। एवरेज रेट ही यूज करना परचेज और सेल के लिए। एवरेज रेट उदों यूज करते ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ट्रायल बैलेंस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ट्रांजैक्शन ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ परचेज सेल जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, अगर उस दिन का रेट पता है तो वेरी गुड, वही चको। इनफैक्ट तो ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन पे ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਸੀ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ इन्वेंट्री की वैल्यू ਲੱਭਣੀ ਸੀ ना, इन्वेंट्री की वैल्यू ढूंढने के लिए।
ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਦਾ ਕੋਸਟ ਐਨਆਰ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਲੋਅਰ ਚੱਕਣਾ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਵੀ ਡਾਲਰਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਸਟ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦਿਆ उदन का रेट ही चक्या सी। तो परचेज सेल वाली वैल्यूज के लिए जिस दिन खरीदा उस दिन का रेट ही चाहिए होता है। वो तो आए होंगे भी जब पूरे साल की फिगर कन्वर्ट करना है तो करके एवरेज रेट पा लिया, अदरवाइज जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का रेट। डेटर क्रेडिटर एक बार जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का रेट, लेकिन क्योंकि ये दोनों मॉनेटरी आइटम है तो साल के एंड पे क्या करेंगे, जो भी रेट प्रीवेल कर रहा होगा उस रेट के ऊपर डेटर और क्रेडिटर को दिखाएंगे। तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकलेगा, जो निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, P&L में जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगर कोई एसेट बाय सेल किया तो उसके लिए भी सेम क्या रहेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका या तो इमीडिएट पे कर दोगे बैंक या फिर टू वेंडर, और अगर टू वेंडर खड़ा किया तो वेंडर फिर से क्लोजिंग बैलेंस शीट पे क्या करेंगे अपन, क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे। सिमिलरली अगर लोन बोरो किया तो लोन बोरो किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक लोन एक लाइबिलिटी खड़ी है और वो लाइबिलिटी क्या मॉनेटरी आइटम है, बैंक लोन क्रेडिट वाले सिंबल क्या मॉनेटरी आइटम है ही है, तो वो भी अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे। सिंपल सी बात है। तो हमें ये पता लग गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई जिदन का रेट उस दिन जो रेट प्रीवेल कर रहा है उस रेट पर रिकॉर्ड करो, उस बाद साल के एंड पे आओ, साल के एंड पे आके आप ये चेक करो क्या वो मॉनेटरी आइटम है, अगर हाँ क्लोजिंग रेट पे, अगर ना तो जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रखी है उसी वैल्यू पे चलने दो। लाला जी इंडेक्स में से क्या ढूंढ रहे हो, जिमें एसेट डेबिट किया, एसेट डेबिट टू वेंडर, अब जो एसेट है एसेट अकाउंट क्या वो मॉनेटरी आइटम है, एसेट अकाउंट, तो एसेट किस वैल्यू पे चलेगा, जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया था कॉस्ट, जिस दिन खरीदिया उस दिन का रेट जेड़ा सी उस रेट पे चली चलूगा। एसेट का लेजर है, मतलब एसेट के लेजर को रीवैल्यू वगैरह करने की लोड नहीं है से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस से। लेकिन कहते हैं जो आपने लोन लिया है ना, अगर हमने लोन बोरो किया तो आप ये चेक करोगे कि लोन किस पर्पस के लिए लिया। कभी कभी हम लोन लेते हैं फॉर एसेट और कभी कभी हम लोन लेते हैं एसेट के लिए नहीं, जनरल। ਜਿਹੜੀ इंटरेस्ट पेमेंट होगी ना यार ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ। नो डाउट हर साल आप बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेंज करते रहांगे, पर ਜਿਹੜਾ ब्याज पे करना निकलूगा बैंक वाला ਜਿਹੜਾ सामने वाला होगा वो तो डॉलर उत्ते कंप्यूट करूगा ना, तो डॉलर की अमाउंट उस हिसाब नाल चल रही होगी। तो जिस दिन भी बेसिकली इंटरेस्ट पे करन लगांगे उदन तो पहला डॉलर निकलने में कितने डॉलर का ब्याज पे करना है, डॉलर निकले जिस दिन ब्याज पे करने की एंट्री डालनी है उस दिन का जो रेट प्रीवेल करेगा उस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितने डॉलर पे करने हैं एज इंटरेस्ट। सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लो, सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो हमारी बुक्स में था नहीं ना ऑलरेडी, जी चीज़ बुक्स से खड़ी है ऑलरेडी तो वो में वैल्यू चेंज कर रहे हैं उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कमांगे। इंटरेस्ट तो हमारी बुक्स में ऑलरेडी था ही नहीं, वो तो जिदन राइज हो रहा है उदन के रेट से रिकॉर्ड कर लो। तो जो बेसिकली आप लोन ले रहे हो वो लोन कहते हैं या तो एसेट के लिए ले रहे होगे जनरल ले रहे, अगर वो लोन हम ले रहे हैं फॉर एसेट लोन को बेसिकली या तो लोन की वैल्यू वधी होगी या घटी होगी, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आया होगा, उस डिफरेंस का क्या करना है, P&L में डालना है एसेट में डालना है, P&L में डाले या एसेट में डाले, मतलब लोन के उत्ते फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, ये लॉस हो गया तो डेबिट का सिंबल है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को डेबिट का सिंबल है, डेबिट का सिंबल है तो एसेट के जाके प्लस होगा माइनस होगा, एसेट दो कोल सिंबल केड़ा होंदा है प्लस डेबिट दा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लॉस, एसेट अकाउंट डेबिट टू लॉस तो एसेट में जाके प्लस होगा।
तो अगर फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आ रहा होगा तो एसेट में जाके प्लस हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का गेन आ रहा होगा तो एसेट में जाके माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के या तो एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ जा सकते हैं या एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाऊगा, सीधा P&L है। जो AS11 ने 2 ऑप्शन दी हुई है, मर्जी है कहते P&L में भी लेके जा सकते हो, एसेट में भी लेके आ सकते हो। A फॉर एसेट, पैरा 46A, A फॉर एसेट। और नहीं, वो तो क्वेश्चन लिख के देगा ना, पैरा 46A या फिर पैरा 46। पीछे ये बात आता है एसेट ए नहीं पाया था, नहीं है, वो क्वेश्चन लिख के देगा कि एंटिटी हैज अडॉप्टेड द ऑप्शन अवेलेबल अंडर पैरा 46A, तो इसका मतलब एसेट में डालना है। अंडर पैरा 46 तो इसका मतलब P&L में डालना है। ए लिख दिया तो एसेट में डाल दो, अदरवाइज रहने दो। एसेट में डालने के लिए अगर लॉस होगा तो एसेट में प्लस कर देंगे, गेन होगा तो एसेट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस का सिंबल डेबिट, एसेट के पास डेबिट, डेबिट डेबिट प्लस। ठीक है जी। देखो अगर तो डेटर क्रेडिटर का है तो ये तो P&L में जाएगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक हो गया। अगर लोन लिया आपने एसेट के लिए, ठीक हो गया, तो ਜਿਹੜਾ गेन या लॉस आ रहा है वो एसेट की वैल्यू चेंज करके आ रहा है, लोन की वैल्यू चेंज करके आ रहा है। लोन की वैल्यू लोन की चेंज की है, पर वो लोन लिता गया सी एसेट के लिए, ਤਾਂ करके वो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस एसेट के लेजर ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ऑप्शन है। एंटिटी की मर्जी है कौन सी वो चूज कर रही है। 2 ऑप्शन है, या तो पैरा 46 या पैरा 46A। पैरा 46 तो P&L, 46A तो एसेट। और अगर आपने लोन लिया है जनरल या वर्किंग कैपिटल के लिए, तो कोई एसेट है नहीं, जनरल बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो वो जो डिफरेंस है वो एक ही ऑप्शन बचती है आपके पास P&L में लेके जाने के लिए, एसेट वगैरह तो है नहीं। एक इन्होंने स्पेशल लेजर खोल रखा है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व अकाउंट। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व अकाउंट। रिजर्व आ गया तो अंडर हेड कहाँ पे दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो या तो P&L वाला लेजर या ये वाला लेजर। पेपर में आप क्या करोगे, आप दोनों दिखाओगे, क्योंकि इधर देख के इनफैक्ट ASTV ਤੇ ASTV ਜਾਂ ਤਾਂ क्वेश्चन कह दे भी ਅਸੀਂ ਇਹ ऑप्शन यूज ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ नहीं क्या तो दोनों दसो, यू हैव द ऑप्शन P&L में या एसेट में, P&L में या फिर FCMI TDR में। ठीक है, अभी इसमें एक और है, वो अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। अगर आपने लोन लिया फॉर क्वालिफाइंग एसेट, कल्ला एसेट और क्वालिफाइंग एसेट में फर्क है क्या? कल्ले एसेट में और क्वालिफाइंग एसेट में फर्क है प्रियंका, क्या फर्क है? हाँ लास्ट। बोरिंग कॉस्ट अड तो AS है, AS नंबर 16। पहला तो मैंने AS याद कराइए, पहला नंबर कौन सा है, अकाउंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा इन्वेंट्री। थर्ड फोर्थ प्रायर पीरियड आइटम। फिफ्थ इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सिक्स्थ पहले होता था डेप्रिसिएशन का, अब ये है नहीं। 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 8 भी पहले होता था, अब है नहीं। 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 10 PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 11 फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। 12 गवर्नमेंट ग्रांट। 13 इन्वेस्टमेंट। 14 amalgamation। 15 employee benefit। 16 borrowing cost। 17 segment reporting। 18 related party। 19 lease। 20 13 15 employee benefit। 15 employee benefit। 17 segment reporting। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग समझते हो कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की एक कार वाली सेगमेंट आ गई, एक प्रीमियम कार जैगुआर वाली सेगमेंट आ गई, एक ट्रक वाली सेगमेंट आ गई, तो ये सेगमेंट्स होगी। ठीक हो गया ना, तो टाटा की सेगमेंट्स आ गई है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग में
इसके अलावा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, रीजनल बेसिस, या तो बिजनेस बेसिस या रीजनल बेसिस रिपोर्टिंग करने की। हाँ भाई ए वाले रीजन की कितनी सेल है, ए वाले सेगमेंट की कितनी सेल है, एसेट्स कितने सेगमेंट दे, ऐसा कुछ है काम तक ही है। 18 रिलेटेड पार्टी, 19 लीज, 16 बोरिंग कॉस्ट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 3 कैश फ्लो, 1 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 17 20 21 CFS, 22 taxes on income, deferred tax DTL, 23 associate, 24 25 बोल दे अभी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और एक आहा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज़ है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होंगी ना एक लिस्टेड कंपनी ने, जेड़ा तुसी पढ़ते हो, तो अगर क्वार्टरली देनी है, ठीक है ना, तो वो इनकम नू या खर्चे नू किहड़े क्वार्टर दे विच बुक करना है, ये मत्था मारना। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज दसूगा ये पूरे फाइनेंशियल ईयर, AS 9 दसूगा पूरे फाइनेंशियल ईयर, AS फाइनेंशियल इनकम बुक करिए ना करिए। AS 25 दसूगा किहड़े क्वार्टर स्पेसिफिक होके इनकम बुक करिए, किहड़े क्वार्टर स्पेसिफिक विच खर्चा बुक करिए। हुण मान लो लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है जी, कुछ भी लगा लो, 13 अगस्त को आग लग गई, तो 13 अगस्त को आग लग गई तो वो उसी वाले क्वार्टर में डालना है या पूरे फाइनेंशियल ईयर में बटा 4 करके स्प्रेड मारना है, डाउट है ना। किस, तो वो चीज बताती है आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला AS नंबर 25। AS नंबर 26 इज इंटेंजिबल, 27 इज ज्वाइंट वेंचर, 28 इज इम्पेयरमेंट, 29 इज प्रोविजन, खत्म खत्म। 22 was deferred taxes on income, 23 was associate, 18 was related party, 20 was EPS, 24 was discontinued operation, ये छोड़ो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, 26 was intangible, 29 was provision contingent liability contingent asset, 28 was impairment, 27 was joint venture, 21 was 19 was 16 was 15 was employee benefit, 12 was government grant, 9 was revenue recognition, 7 is construction contract, 3 is याद हो गए, बहुत है इतना। ऐसी यार होती है ना चीजें। चलो भाई, एसेट और क्वालिफाइंग एसेट में क्या फर्क है? जब तक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसे कंस्ट्रक्शन होने में अप्रोक्सीमेट 12 महीने लगेंगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो उसे हम क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। जब जब क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं तो बीच में ये 16 आता है सर, बोरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। और सिंपल एसेट तो सारी हो गई, मतलब सिंपल एसेट की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग भी आ जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए जब डेडिकेटेड लॉग है तो क्वालिफाइंग छोड़ दो, क्वालिफाइंग के अलावा जो भी रह गए वो इधर हो गए। तो क्वालिफाइंग के लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है, बाद में देखते हैं, एक बारी मोटा मोटी बात होगी आपकी, कुछ भी नहीं किया आपा। अच्छा ये बताना फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कब निकलेगा? या तो साल दे एंड ते, या जो तो लोन रीपे वगैरह करांगे, लोन रीपे करांगे या डेटर क्रेडिटर ਨੂੰ पे करांगे या रिसीव होगा पैसा, उदो भी निकल सकता है। उसको ऐसा बोलते हैं या तो सेटलमेंट पे या बैलेंस शीट एंड पे। तो दो टाइम पे आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकलेगा, चाहे वो बैलेंस शीट डेट एंड पे निकला हो, चाहे वो सेटलमेंट पे निकला हो, ट्रीटमेंट आपका यही रहेगा, ट्रीटमेंट यही रहेगा, ठीक है।
बस इसके बाद क्वालिफाइंग आ गया। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। कहता ऑन 1 जुलाई इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम ट्राई लिमिटेड अमाउंटिंग टू 3,96,000। 1 जुलाई को इंपोर्ट किया गुड्स, 1 अक्टूबर को इंपोर्ट करी प्लांट एंड मशीनरी, इतने, एक मिनट, इंपोर्ट करे है जर्मनी से, लेकिन आपको जो वैल्यू दी हुई है वो रुपीज में ही दे रखी है। ठीक हो गया। उसके बाद 1 अक्टूबर को इंपोर्ट किया फ्रॉम फिर से जर्मनी से, ये यूरोज में दे रखा है। द अमाउंट वाज पेड ऑन द इंपोर्ट डेट इटसेल्फ, जिस दिन इंपोर्ट किया उसी दिन पे कर दिया। एसेट के लिए पे कब कर दिया? जिस दिन इंपोर्ट किया उसी दिन पे कर दिया एसेट के लिए। थर्ड, ऑन 1 दिसंबर एक्सपोर्ट, 1 दिसंबर को एक्सपोर्ट किया, फिर जर्मन बेस्ड कंपनी, फिर से आपको क्या दे रखा है? रुपीज में। All the above transactions were recorded in the books at the prevailing exchange rate on the date of the transaction, ignoring the tax and the duty. Payment due from cream, cream कौन थी? ये रही थर्ड वाली जिसको एक्सपोर्ट किया था। पेमेंट ड्यू फ्रॉम क्रीम एंड पेमेंट ड्यू टू ट्राई, ट्राई कौन थी? पहले वाली। इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। तो डेटर और क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है। रेट ऑफ एक्सचेंज आपको ये दे रखे हैं एज ऑन 1 जुलाई। ठीक हो गया। टू शो the value at which the above item will appear in the balance sheet date, आपके बैलेंस शीट डेट 3 चीजें हैं, 1 2 3। एक इंपोर्ट का केस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो शायद इतने क्रीम लिमिटेड है और इतने ट्राई लिमिटेड है। ठीक है जी। इंपोर्ट कितने से होती एंट्री की पई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। डे 1 पे अपन ने क्रेडिटर कितने पे रिकॉर्ड किए थे? डे 1 पे मतलब 1 जुलाई को, 1 जुलाई क्रेडिटर 30,96,000। अब 31 मार्च को क्रेडिटर कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 31 मार्च को रेट क्या प्रिवेल कर रहा है? 1 यूरो इक्वल टू 90। तो क्या आपने पहले 30,96 को यूरो में कन्वर्ट किया? तो पहला काम क्या करोगे? यूरो 30,96, 30,96 बटा कौन सा रेट? 86 वाला, 1 जुलाई वाला। तो इसका मतलब इसको 36,000 यूरो पे करने फिक्स्ड है, चाहे क्वेश्चन ने रुपीज देता, पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी वो बाहरले बंदे ਨੂੰ ਆਪਾਂ रुपीज पे करने हैं, बाहरले बंदे ਨੂੰ यूरो पे करने ही फिक्स्ड है। तो 36,000 यूरो इंटू क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट कितना है? 90। कितना हो गया ये? क्रेडिटर का सीडी 32 लाख। चलिए यार, अभी क्रेडिटर को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? तो क्रेडिटर क्रेडिट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट होगा तो लॉस हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस हो गया 1,44,000, 144। सेकेंड, इंपोर्ट करिए प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करी है और क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ड्यू वाज पेड ऑन द इंपोर्ट डेट इटसेल्फ, तो क्या कोई आउटस्टैंडिंग है पेबल रिसीवेबल? तो कोई रीवैल्यू वगैरह करना है साल के एंड पे? प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू पे खड़ी थी तब 1 अक्टूबर को? एक अक्टूबर को प्लांट एंड मशीनरी यूरो कितने थे ये? 18,500 इंटू अक्टूबर का रेट 88। सोलह लाख 28,000 थे उतना आप प्लांट एंड मशीनरी खड़ा किया सी, और जो उसका पेमेंट थी वो भी इतनी कर दी होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन लगाओगे? लिखा हुआ है। चलो अगर बाई चांस लगानी होती
वैसे ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ 46 ਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੰਨੇ ਆ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਰਾ 46 ਏ ਅਗਰ ਆਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਜੰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ऑब्वियसली यस, ਜਿਹੜੀ बुक वैल्यू घट गई है वध गई, वो घटी वधी बुक वैल्यू तो लानी है। इसमें कुछ नहीं करना 1 अक्टूबर वाले में। और लास्ट केस में 1 दिसंबर को एक्सपोर्ट किया तो डेटर खड़ा था। तो डेटर कितना खड़ा था 1 दिसंबर, डॉलर 60,000 तो रुपीज़ कितना है 84 लाख। रुपीज़ 50-40 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ डॉलर 60,000 इंटू 90 54 लाख 3,60,000 की हो गया। डेटर की करांगे आप डेबिट तो गेन क्रेडिट, तो फॉरेक्स गेन हो गया। क्या टुच्चा का काम था 144 ते 360। अब पता है क्या है, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आप कितनी कैलकुलेशन करके आते हो, क्या लगता है कितने नंबर मिलेंगे? 2 या 3 नंबर मिलेंगे, बाकी 2.5 नंबर। और थ्योरी क्या लिखोगे, ये कॉमन वाली आपको लिख के दे दी, और एक आंसर में चेप देना, तो तरीके में चेप देना, पढ़ के देखो। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड इनिशियली बी रिकॉर्डेड इन द रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब वेरी गुड, जेडी करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, होम करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी। बाय अप्लाइंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन द ट्रांजैक्शन डेट टू द फॉरेन करेंसी अमाउंट। डॉलर वाली फिगर में मतलब जो भी फॉरेन करेंसी वाली फिगर होगी उसके ऊपर स्पॉट रेट लगा देना, ट्रांजैक्शन रेट। एट ईच बैलेंस शीट डेट ऑल मॉनेटरी आइटम्स शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। साल ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਟਰੀ ਆਈਟਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੋਨਟਰੀ ਆਈਟਮ ਐਟ ਦ ਰੇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਵਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ? ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, या तो बैलेंस शीट डेट एंड या सैटलमेंट डेट। पुरानी केड़ी है, या तो जिद नीचे रिकॉर्ड की सी, या फिर अगर लोन है पिछले साल एंड ते खड़ी सी, अगर लोन है पिछले साल तो अगले साल एंड ते आ गया तो अगले साल एंड की वैल्यू नवी वैल्यू, पिछले साल एंड की वैल्यू पुरानी वैल्यू, तो वो लिखा हुआ। तो कहते हैं सेटलमेंट या फिर ऑन रिपोर्टिंग द मॉनेटरी आइटम इन द बैलेंस शीट एट अ रेट विच आर डिफरेंट from those at which the item was initially recorded or was recorded in the previous financial statement। तो थ्योरी देखो ना, सिंपल काम ही है। पहला की लिखा स्टेप 1 इनिशियल रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन डेट ते ट्रांजैक्शन रेट ਨੂੰ यूज करके। दूजा अगर मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग डेट ते खड़ा करो। तीजा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकलूगा, कदों निकलूगा? या तो सैटलमेंट डेट ते या फिर बैलेंस शीट डेट ते। किनू कंपेयर करके निकलूगा? क्लोजिंग दे रेट ਨੂੰ बैलेंस शीट डेट दे रेट ਨੂੰ कंपेयर करो, या तो जिद्दन नीचे रिकॉर्ड किया ओवले रेट नाल या फिर पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेट नाल। डिफरेंस निकला आ, हुण डिफरेंस का ट्रीटमेंट लिखो। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L इन विच दे अराइज हाउएवर। मतलब पहले इन्होंने जनरल लिखता, ट्रीटमेंट की है जनरल कहते P&L है, फिर आप स्पेसिफिक लिख देंगे हाउएवर। अगर कोई तुसी लॉन्ग टर्म लोन लिता हुआ है, हाउएवर एट द ऑप्शन ऑफ द एंटिटी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। लॉन्ग टर्म के लिए तो लोन ही होता है इन सो फार एज दे रिलेट टू एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगर तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है मतलब कोई एसेट नहीं है, बेसिकली नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है नहीं, तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट वही गल, चाहे कोई एसेट है नहीं तो ये वाला लेजर। लेकिन अगर इन द एंटरप्राइज एंड अमोर्टाइज ओवर द बैलेंस पीरियड और सच। एक होर भी लिख सकते थे, एक होर लाइन लिखी थे
बट इफ इट रिलेट्स टू कुल मिला के मैं इत्थे तुहानूं पूरा AS11 लिख के देता 4 लाइनां च, पर एक क्वेश्चन चाही चेप दिया करो। कल दी क्लास ना भाएं करते लंबी लाने थोड़ी जी, प्लान होके आइयो, प्रिपेयर होके आइयो, तो फिर ही निबड़ूगा। 5 दी छुट्टी करांगे, 5 नूं इत्थे आ के एवें गंद पाई जाओगे, पढ़ना करना है नहीं, कोई फायदा नहीं। और रहन दो तुसीं आगे पढ़ो, घंटे लावांगे इंस्टेड। खाली कोई नहीं ना यार, परसों भी गंद पा के तुर जाओगे, फायदा कोई नहीं, मुड़ के मैं केक साफ करता रहूँगा। हमने लेके नहीं आना सर, आप ऐसे ही हैं। ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਦਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਪੋਰਟ, $6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, 5 ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉਦੋਂ 43 ਰੁਪਏ ਸੀ। कंपनी ने कहते कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एडजस्ट करता, तो दसो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एडजस्ट करना सही सी कि नहीं। बस यार रिपोर्ट किया सी, क्रेडिटर खड़ा सी, क्रेडिटर खड़ा बैलेंस शीट डेट ते उन्होंने क्रेडिटर नूं छेड़िया, उधरों क्रेडिटर दे लेजर नूं छेड़िया, उधरों रॉ मटेरियल दी कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम छेड़ता, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम छेड़ना सही सी कि नहीं। नहीं, बस कहानी लिख दो तो कह दो नहीं सही सी, हैंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इज इनकरैक्ट। ते करना की सी, बस ਆਪਾਂ P&L ਚ ਪਾਣਾ ਸੀ, एंड नॉट टू बी एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन शॉर्ट है, क्रेडिटर की वैल्यू चेंज करते हैं, P&L बनना है यार, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम तो छेड़ना ही नहीं, इन्होंने वो छेड़ता, वो गलत है, बस इतनी कहानी लिखनी है। इसके लिए भी ऊपर लिखना पड़ेगा, मॉनिटरी आइटम है तां ही करना होंगे एक्सेट्रा, ये ना थोड़ा इन्ना सौखा लगी जाता है, पर नंबर नहीं मिलने, पढ़ना पड़ेगा। अगला, तुमने बोरो कर लिया $, बोरोड $4.5 लाख ऑन 1/16, विच विल बी रीपेड एज ऑन 31 जुलाई। X Limited prepared its financial statement on 31 मार्च, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द आ देते हुए है। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1/16 ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ 16 ਨੂੰ ਗੇਨ ਆਊਗਾ ਲॉस ਆਊਗਾ, $4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ 48 ਦਾ 49 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 2 ਲੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲॉस ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲॉस ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, $4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ लॉस कितने जाऊगा, कहाँ पे जाएगा लॉस। तो आप दोनों लिखोगे, या तो सर P&L डेबिट, या फिर सर FI फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व अकाउंट। पूरा याद करोगे तो याद रहेगा ऐसे। जी लिखिए बुक में ही, लिखा नहीं हुआ इन्होंने, आप लिख दो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट
either in P&L or in foreign currency monetary item translation different reserve FCMI TDR account. उसके बाद लोन लिया एट एन इंटरेस्ट रेट इतना फॉर एक्वायरिंग डेप्रिशिएबल एसेट पैरा 46 इज नॉट अवेल्ड। नॉट अवेल्ड तो मतलब क्या करना है, जो भी गेन लॉस आएगा P&L में। और अगर पैरा 46 अवेल है तो एसेट में। थर्ड क्या आ गया, लोन इज टेकन टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी एंड नॉट टू प्रोक्योर अ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर लोन किसी एसेट के लिए ना लिया होता तो क्या करते, तो P&L या FCMI TDR अकाउंट कर लोगे, अच्छा काम ही है। नहीं अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन ने एक ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेट ऑफ इंटरेस्ट ਦਿੱਤਾ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना है, क्या ब्याज की एंट्री डालनी है हमने। लोन कब लिया अपन ने, 1 अप्रैल को, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, साल का एंड 31 मार्च का रेट दिख है। ब्याज का क्या करेंगे, साल के एंड पे एंट्री क्या डालोगे आप, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक डाल दोगे सीधी। चलो बैंक डाल दो। फाइनेंस चार्जेस कितना ब्याज बनूगा दसियो, 10,000 का 5% $500 कहोगे इंटू 51, तो उसका जितनी 25,500 जो वैल्यू आ गई, 25,500 से अपन इंटरेस्ट की एंट्री डाल देंगे सीधा रुपीज़ में। तो इंटरेस्ट की एंट्री फाइनेंस कॉस्ट में सीधा 25,500 टू बैंक करता। नॉट है जी, जो डिफरेंस आएगा अगर नॉट अवेल तो हो जाएगा बस काम, तो चाहिए। अगला पंजवा, कहता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश 5 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड एट $1 इक्वल टू ₹58.50। 31 मार्च X1 को रेट क्या है, ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साल के एंड का रेट दे रखा है आपको, ट्रेड रिसीवेबल खड़े अपने को 5 लाख रुपया लेने रुपीज़, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। अगर ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ रुपीज़ खड़े होंगे डॉलर्स खड़े होंगे, अपने रुपीज़ होंगे, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ नरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ डॉलर लिखे होंगे ना वो ज़्यादा मैटर कर रही है, कैलकुलेशन उम्मीद चलनी है। तब बुक्स कहते 5 लाख रुपीज़ से खड़े है, की करना है, कैसे करेंगे। पहले 5 लाख डिवाइड बाय 58.50, अपने को डॉलर निकले कितने डॉलर लेने हैं इंटू नवा रेट डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस का क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल है, गेन आ रहा है तो गेन कहाँ पे जाएगा, P&L के FCMI TDR ये दोनों में से कुछ भी। वो तो लोन के केस में होता है, ये तो इम्पोर्ट है तो ये तो कला P&L ही है। और अगर दूसरा लॉन्ग टर्म लोन लिया है फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। चले आगे, तो ऐसे थ्योरी लिखनी पड़ेगी। पहला ट्रीटमेंट तो P&L ही है, दूसरी ऑप्शन क्या है, FCMI TDR और P&L, दोनों में से कुछ भी। शॉर्ट है। अगला, कहता है अल्फा परचेज एन आइटम ऑफ PP $50 लाख एंड द सेम वाज फुली फाइनेंस्ड थ्रू अ लोन। एसेट लिया और लोन लिया, रीपेमेंट इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली। तो 1/4/23 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ $50 लाख ਦਾ ਲੋਨ, 5 ਇਕੁਅਲ ਐਨੂਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਚ ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। एक्सचेंज रेट जिस दिन परचेज किया सी उस दिन आ सी, एज ऑन 31 मार्च 24 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड व्हेन द फेस्ड एट $1 इक्वल टू 62। इंटायर लॉस वाज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिया क्या था आपने PP, तो क्या कॉग्स में डालना चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, नहीं, तो ट्रीटमेंट गलत हो गया इनका।
Alpha normally provides depreciation on the PPE at a 20% WDV, exercised option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of the loan restatement and the payment. ये इसका मतलब क्या हो गया? Has exercised the option to adjust the cost of asset, मतलब एसेट में एडजस्ट करने की ऑप्शन चूज करी हुई है, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਐਡਜਸਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੈਰਾ 46 ਇਹ ਅਵੇਲਡ ਹੈ। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एक्सचेंज लॉस एंड ट्रीटमेंट एंड डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज लॉस कितना बनेगा आपका टोटल $50 लाख के ऊपर करोगे या जिन्हें दी पेमेंट करनी है इसकी $10 लाख दी? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कितने के ऊपर आएगा? 10 लाख के ऊपर कि पूरे 50 लाख के ऊपर? सारे 50। ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ पे करांगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਇਨਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 60, क्लोजिंग रेट कितना हो गया 62, तो इंटू 2 1 करोड़ हो गया। अब लोन पहले खड़ा किया था 60 का, लोन भी खड़ा करना है 62 का, तो लोन को क्रेडिट करना है, तो ये लॉस हो गया। लॉस हो गया तो एसेट क्या रहेगा आपका डेबिट 1 करोड़। एसेट आप पहला कितना खड़ा किया हुआ सी, एसेट किन्ने ते खड़ा किया हुआ सी $50 लाख इंटू 60, तो 3000 रुपीज़ प्लस आप 1 करोड़ करता है 100, 3000 लाख सी ना, 100 लाख 3100 लाख हो गया। तो डेप्शन जो लगानी है पहले साल की 3000 के ऊपर 3100 के ऊपर, पहले साल की डेप 3100 के ऊपर। तो क्या समझे, पहले फॉरेन एक्सचेंज ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਫॉरेन एक्सचेंज ਨੂੰ ਡੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਦੇ ਲੈਜਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ क्रिटिकल होगी, तो स्टार मार्क रखियो, क्योंकि कई बार आपका दिल कर सकता है कि यार मैं नोट्स में लिख देता हूँ ये बात। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਜਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੇ क्वेश्चन क्या था ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, 1 2 चैप्टर अंशवेश इस पे है, वेलकमेशन कोई नहीं, बाकी वो क्या है कल वाले हो गए ईपीएस ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ इन्वेंटरी। पता ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ ਹੀ। 7वां लास्ट क्वेश्चन है, 2 बाद अगला टॉपिक है। कहना लीगल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ for its plant and required machineries of latest technology. It resolves for
कुछ काम ही है, सेम ही है, हो जाएगा। तो तुम्हारा सेम ही है, आगे चले आप। बस आ गल ध्यान रखियो भी ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 24 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ वैल्यू आई ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪ ਲਾਈ है। अब आगे आपका क्वालिफाइंग एसिड पीछे पड़ा है, ये वाला क्वेश्चन 11वां। अगर आपने लोन लिया फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट, अगर आपने लोन लिया फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट, तो जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकलेगा ना, या तो वो लॉस होगा या वो गेन होगा। जो डिफरेंस निकलेगा या तो वो गेन होगा या लॉस होगा। अगर तो गेन है तो एज पर 11 ट्रीट करो, एज पर AS 11। AS 11 क्या बोलता है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट भी एक तरीके का एसेट ही है। क्वालिफाइंग एसेट भी एसेट तो है ही है। AS 11 ये बात बोलता था ना एसेट के लिए, या तो P&L डालो या पैरा 46A डाल लो। तो कहते हैं अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट है और अगर गेन आ रहा है तो AS 11 लगाओ। AS 11 लगाना मतलब या तो P&L या एसेट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन कल्ला पैरा 46 के पैरा 46A। ठीक हो गया। मैं क्या कह रहे हैं, अगर आपने लोन लिया फॉर क्वालिफाइंग एसेट और उसके ऊपर आ गया आपको गेन, तो AS 11 लगा दो। और अगर आपका लॉस, तो लॉस आ गया। अब थोड़ा सा AS 16 बीच में घुसेगा। AS 16 कहता था कि अगर आपका क्वालिफाइंग एसेट है और अगर बोरिंग कॉस्ट बनती है तो बोरिंग कॉस्ट को एसेट में ही कैपिटलाइज करते हैं। AS 11 ਤੇ AS 16 ਚ फर्क की है, AS 11 और AS 16 में फर्क क्या है। AS 11 ने ऑप्शन दी थी, एसेट है मर्जी है, P&L या एसेट। AS 16 क्या बोलता है, बोरिंग कॉस्ट है, कैपिटलाइज ही करो, कैपिटलाइज ही करो, एसेट की वैल्यू में ही डालो। तो कहते हैं अगर आपका लॉस आया तो उस लॉस को ना हम चेक करेंगे कितनी अमाउंट बोरिंग कॉस्ट बनती है, और जो बोरिंग कॉस्ट नहीं बनती बैलेंस लॉस। अगर बैलेंस लॉस है तो उसको एज पर AS 11 ट्रीट करेंगे। 11 ट्रीट करेंगे तो या तो P&L में डालेंगे या एसेट में डालेंगे, मर्जी है। लेकिन जितनी बोरिंग कॉस्ट बन गई, क्या बोल रहा हूं मैं, जेड़ा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आया ना, कुछ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट बोरिंग कॉस्ट बोल देंगे, कुछ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस लॉस को बोरिंग कॉस्ट बोल देंगे। जिन्ने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस ਦੇ लॉस ਨੂੰ बोरिंग कॉस्ट कहता, ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਪਰ 16 एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣਾ है। ठीक है। मैं अगर आपने लोन लिया फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट, अगर लोन लिया फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट तो डिफरेंस आएगा, ਕਿਹੜੀ वैल्यू उत्ते डिफरेंस होगा, लोन की वैल्यू उत्ते एसेट की वैल्यू उत्ते, लोन, लोन के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो या तो वो गेन होगा या वो लॉस होगा। AS 16 बोरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट होनी चाहिए, खर्चा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। अगर गेन आ रहा है तो उसके ऊपर AS 16 तो लगेगा ही नहीं। अगर गेन आ रहा है तो AS 11 लगेगा। और AS 11 क्या बोलता था, एसेट के लिए अगर लोन लिया तो या तो P&L या फिर एसेट, तो गेन आ गया तो वैसे ही चलना है। क्वालिफाइंग एसेट होवे, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आवे, फिर की करांगे। ਜਿਹੜਾ फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आ गया ना, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ लॉस ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। लॉस को बांटोगे कितने लॉस को बोरिंग कॉस्ट कह सकते हो। ਜਿਹੜੇ लॉस ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोरिंग कॉस्ट नहीं कह सकते, बैलेंस रह गया। ਜਿਹੜਾ बैलेंस रह गया वो तो AS 11 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ P&L या एसेट। जिन्ना फॉरेन एक्सचेंज लॉस ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोरिंग कॉस्ट कहता ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ कैपिटलाइज ही करना है। ਹੁਣ डाउट ਇਹ ਆਊਗਾ भी सर किन्ने लॉस ਨੂੰ बोरिंग कॉस्ट कहने ਹੁੰਦੇ हैं। वो कहते अगर आपने लोन आप बाहर लिता हुआ ਤਾਂ ਹੀ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आई ਜਾਂਦਾ है। अगर ये लोन बाहरों ना लैके इंडिया चो लिता ਹੁੰਦਾ, इंडिया का इंटरस्ट रेट ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है, बाहरला इंटरस्ट रेट घट ਹੁੰਦਾ है।
इंडिया का इंटरेस्ट रेट यूजुअली प्रैक्टिकली देख लो, इंडिया का चलेगा 8-9%, बाहर का चलेगा 1-2%। तो बाहर का इंटरेस्ट रेट कम है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अगर ये लोन इंडिया से लेते तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा आता, बोरिंग कॉस्ट ज्यादा आती, कैपिटलाइज ज्यादा होता। लेकिन हमने लोन लिया बाहर से, तो इंटरेस्ट रेट जो पे कर रहे हैं वो कम पे कर रहे हैं, तो बोरिंग कॉस्ट घट बन रही है, एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾ ਰਹੀ है। एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲੇ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਸਸ ਲੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੋਰਨ एक्सचेंज ਦਾ लॉस ਨੂੰ बोरिंग कॉस्ट मान सकते। लोन इंडिया से लेते तो ब्याज ज़्यादा आता, लोन बाहर से लिया तो ब्याज कम आएगा। जिन्ना बाहरों लैके ब्याज सेव हो गया, जिन्ना इंटरस्ट सेव हो गया, उन्ना मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज के लॉस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बोरिंग कॉस्ट कह सकते हो। ਜਿਹਨੂੰ बोरिंग कॉस्ट कहता ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ दो। समझा क्या बोले यार? क्वेश्चन करके देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, इसके बाद ना एक क्वेश्चन ऐसा उधर भी पढ़ा है 16 में, वो भी देख लेंगे, सेम ही है, फर्क है कुछ। 16 में पढ़ा है क्वेश्चन। ABC builder had borrowed $15 lakh at the beginning of the financial year 2020 for its residential project at LIBOR plus 4%। LIBOR पता है क्या आपको? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, वो इंडिया के हो गए, बाहर ले हो गए। जैसे ये LIBOR है, वैसे ही एक माइबोर होता है। ये लंदन का है, वो मुंबई का, मुंबई इंटरबैंक बोरिंग ऑफर रेट, माइबोर। CA फाइनल की SFM है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ है सारी। उसमें एक फॉरेक्स का चैप्टर है, जुलूस निकाल देता है। उसमें भी जैसे मेन 3 चैप्टर है, एक फॉरेक्स का, एक डेरिवेटिव का, वो डेरिवेटिव वो है वो शेयर मार्केट वाला, फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन, या फॉरेक्स। एक होर तीजा किहड़ा सी वड्डा, कैपिटल बस्टिंग भी है क्या उत्ते? फॉरेक्स कैपिटल बस्टिंग, उत्ते फॉरेक्स कैपिटल बस्टिंग है। जुलूस ही कर देंगे 3 चैप्टर। ये 3 चैप्टर की वेटेज ही मतलब ऐसे लगा लो 40 मार्क्स। जुलूस ही कर देंगे बंदे का। तो बहुत बच्चे आ चैप्टर ही छड़ के जाते, समझ ही नहीं आते उन्होंने। चलो फिलहाल इंटरव्यू फोकस करते हैं। अभी LIBOR प्लस 4% पे हमने क्या किया, बोरिंग ली है। The interest is payable at the end of the financial year. At the time of availing the loan, the exchange rate was 72 रुपीज। तो कितने रुपीज लिए हमने? 1080 lakhs borrowed। एंड द रेट एज ऑन 31 मार्च वॉज, साल के एंड पे रेट कितना था? 76 रुपये। 31 मार्च का रेट कितना है? 76 रुपये। इफ ABC बिल्डर्स borrowed the loan in India in Indian rupee equivalent, the pricing of the loan would have been 9.5%। अगर इंडिया में बोरो करते, पहले तो ये बताओ कितने रुपीस बोरो करते? 81। ਇਹਦੇ ਤੇ ब्याज कितना पैंदा? किन्ने रुपीस का पैंदा? 81 इंटू 9.5, बस एल पिछे रखो हमें लैक्स 60। तो इतने का इंटरेस्ट पड़ता इन इंडिया। ये ललाई कहता है एप्लीकेबल लाइबोर कितने? 1%। हेलो, एप्लीकेबल लाइबोर कितने? 1%। तो अपना एक्चुअल ब्याज किस रेट से पे करना है? 1 + 4 5% हो गया। तो जो 5% ला ला ब्याज पे करना है, वो ला लाई
5% का जो ब्याज पे करना है, सुनिया तो है नहीं क्वेश्चन। प्रथम 5% ਜਿਹੜਾ ब्याज पे करना है वो किन्नी अमाउंट ਦੇ ਉੱਤੇ 81 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। परफेक्ट, ਉਹੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇਰਾ क्वेश्चन भी अगर आप बाहरों लोन लवांगे ना तो बाहरों जिन्हें डॉलर का लोन लेता होगा ब्याज वो डॉलर ते कैलकुलेट करना है। मतलब ਜਿਹੜਾ तेरा क्वेश्चन ਸੀ ना ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। स्टार्टिंग तो पूछा नहीं सी ब्याज ਦਾ, इंदर ने पूछा सी। ਤਾਂ इंदर जिदन आप लोन लिता सी 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਈਸ ਤਾਂ 81 ਬਣ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ब्याज पे करना है वो 81 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ इंटू 5%। इन्हों ना 0.75 लाख लिख लो डॉलर इंटू क्लोजिंग रेट 76, कितना हो गया है की है इंटरस्ट पेबल एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ पेबल सेव्ड कितना आ गया इंटरस्ट सेव्ड कितना आ गया 45.60 लाख। पहले कैलकुलेशन कर ली ये रुपीज़ च है। फिर तुसी ये देखो भी अपना जिहड़ा लोन अकाउंट है जितना आप बोरो किया सी 1 अप्रैल ਨੂੰ उधर किन्ने ते खड़ा सी अपना 1080 ਲੱਖ क्रेडिट ते खड़ा सी। 31 मार्च ਨੂੰ लोन अकाउंट किन्ने ते खड़ावांगे ਆਪਾਂ प्रिंसीपल रीपे किया कोई, वो पिछला क्वेश्चन सी 5 इंस्टॉलमेंट वाला, इस नहीं है। तो इस अपना साल के एंड ते लोन कितना रहूगा डॉलर 15 लाख इंटू 76 रुपये कितना हो गया, कितना लोन होर क्रेडिट करिए 60 लाख का लोन अकाउंट अगर क्रेडिट करांगे तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस लॉस आ गया, लोन क्रेडिट तो डिफरेंस डेबिट 45,60,000 बोरिंग कॉस्ट कह देंगे। 45,60,000 बोरिंग कॉस्ट, बाकी 1440 का AS11 होए। अभी तो याद कराए थे यार, जब बोरिंग कॉस्ट हो गया तो AS16 हो गया, AS16 हो गया तो की कहता सी कैपिटलाइज 45,60,000 आ की कहता सी इन्होंने दिता हुआ ट्रीटमेंट असी केड़ा ऑप्शन चूज किया हुआ इधर P&L और एसेट अकाउंट। फिर भी ना यार आ लिखी दियो भी आ बोरिंग कॉस्ट इन्नी फिगर बनती है एज पर AS16, गल तो तेरी सही है, स्यापा करने की लोड़ नहीं, करना तो एसेट दे विच ही है, पर फिर भी वो कह दियो भी यार इन्नी बोरिंग कॉस्ट बनती है। लोन फॉर एसेट नहीं है, ये अड चीज है। राम कौन है सीता कौन है। ओ जा लोन लिता हो तो दो गल्ला एसेट दे लिए लिता है कि विदाउट एनी एसेट लिता है, दसो कहते एसेट लेना तो सिंपल लोन लेना फर्क है, एसेट दे लिए लेना तो सिंपल लेने च फर्क है। सिंपल लिता तो FCMI TDR P&L, एसेट दे लिए लिता तो P&L ते एसेट। कहानी इत्थों तो शुरू हुई सी, इत्थों स्टार्ट किया सी अज लेक्चर, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन तो देखो आप करती, पर है जी प्रेजेंटेशन तो नंबर कुछ नहीं मिलने, अंग्रेजी की कहानियां लिखोगे नंबर मिलणगे, ताई तो है बहुत औखे ना जो नंबर लेने जो बड़े चैप्टर आप कर ले वही है। हर्ष ने कह दिया तो करा देंगे सारे हैं हर्ष, लेकिन नंबर लेने बहुत औखे वीरे, थ्योरी लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। चलो टेस्ट तुम ना लिखियो, थ्योरी देखो थोड़े नंबर कटदा मैं। 7-8 को टेस्ट है आपका फुल सिलेबस। एक का 10वां क्वेश्चन देखियो ये जमा डिफरेंट है,
इस AS11 का कटन पाने कुछ नहीं है, देसी दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, कॉस्टिंग FM का क्वेश्चन आया ला लो। Traver is an importer, Indian importer. Oh, सुनो, it imports the goods from TrueView Limited, situated at London. Payable 50 pound to TrueView. Import कितना है आपा? तो आपा pound 50,000 पे करने हैं। अपने को कहते दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? या तो पे इमीडिएटली विद कैश डिस्काउंट ऑफ 1%। अगर इमीडिएट पे करेंगे तो कितना पाउंड पे करना पड़ेगा? 1% का CD कटा के 500 कटा के 49,500। पे नाउ। अच्छा, एक ऑप्शन है पे नाउ, एक ऑप्शन क्या है पे आफ्टर 6 मंथ्स। क्या आज पे करांगे? कित्थों पे करांगे? लोन लेके। क्योंकि एक ऑप्शन है आज पे करना, एक ऑप्शन है 6 महीने बाद पे करना। तो कुल मिला के अपने को जो पैसा वो 6 महीने के एंड ते ही आऊगा। लिखा नहीं इतने, लेकिन वो इंप्लाइड है। एक ऑप्शन है आज कैश डिस्काउंट। अच्छा, आज कैश डिस्काउंट ताई करके इन्होंने यार दिता हुआ है भी बोरिंग रेट। तो कुल मिला के करके अगर अज पे करना है तो आप इन्ना पे करना है। इन्ना पे करने के लिए आपको बोरो करना पऊगा। ਜਿਹੜਾ बोरो करांगे वो रुपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ बोरो करना है कि बाहर करंसी बोरो करना है। कहना बोरिंग रेट इज बोरिंग रेट इन रुपीज़ इज 15%। बाहरों बोरो करे तो आपको दिता है इंटरस्ट रेट, तो जो बोरो करना वो इंडिया तो करना है। तो फिर इस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकलूगा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट निकलेगा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस क्यों? लोन ही आप इंडिया तो लेता है। मॉनेटरी आइटम तो इंडिया वाली है ना, मॉनेटरी आइटम को ही रीवैल्यू करते होते हैं, और मॉनेटरी आइटम इंडिया वाली है तो रीवैल्यू होनी नहीं, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह आना ही नहीं। तभी कह रहा हूँ कि ये AS11 का तो क्वेश्चन ही है नहीं, देसी दिमाग वाला क्वेश्चन आया था बस। तो बोरो करेंगे इंडिया से, कितना बोरो करेंगे? 49,500 इंटू ₹93 जो इस दिन का रेट था, क्योंकि 31 मार्च को पे कर रहे हैं ना। पे नाउ ऑन 31 मार्च। तो कितने रुपीस बोरो करने ऑन 31 मार्च? 48,000 481,500। ठीक है, इतना बोरो करांगे। अगर इन्ना आप बोरो कर लिया फिर तो कितना ब्याज पे करना पड़ेगा? 15% 6 मंथ कितना हो गया? 360 आप प्लस करता कितना रीपे करो? 48 3 51 61 613। ये रीपे कितन करना होगा आपा? 6 महीने बाद 30 सितंबर। ठीक। दूसरी ऑप्शन पे आफ्टर 6 मंथ्स। पे आफ्टर 6 मंथ्स तो पौंड ही 6 महीने बाद पे करनी है, और तो ब्याज देना पऊगा किन्ने रेट का? 5% का इंटरस्ट, 5% 6 महीने कितना हो गया? 1250। तो डॉलर 52,250 इंटू रेट केड़ा? ये इन्ने रुपीज़ किदन पे करने हैं? 30 सितंबर किन्ने? 73। तो गल समझ गए हो कि क्या? वो कहते आए हैं या तो यार अज ही इंडिया तो लोन लैके INR पे कर दो अज ही, तो 6 महीने बाद अज INR मोड़ दियो। 6 महीने बाद अगर INR मोड़ोगे तो 51 मोड़ना पऊगा। दूजी ऑप्शन बाहरले बंदे कह रहे दारी दे दे, उन्होंने 6 महीने बाद दे देंगे। उन्होंने अगर 6 महीने बाद देवांगे तो 6 महीने बाद रेट ते देवांगे, प्लस डॉलर के ही ब्याज आऊगा फिर।
इंडिया तो बोरो कितना आता है, इंडिया INR ਦੇ ਵਿੱਚ भी आ जाऊगा। भाई किधर को सेविंग हो रही है? सेविंग्स इफ पेड on 50,000 after 6 months किन्ने दी? 80,800 7 3 तो 73 हट है। ऐसे करके आपने कैलकुलेशन, ये तो होगी कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन की है नहीं, पर ठीक है ये बहुत है इतनी। अब आपका रह गया लास्ट काम, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉमिस कर लेना भी फ्यूचर डेट से मैंने इस रेट से डॉलर दे दियो या मैं तो डॉलर ले लियो, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या फर्क होता है? फॉरवर्ड ਤੇ फ्यूचर दोनों सेम ही ਹੁੰਦਾ है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ रेट बुक कर ਲੈਂਦੇ हैं, डिलीवरी फ्यूचर ਚ ਹੁੰਦੀ है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ रेट बुक कर लिया यार, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹੀ ਫॉरवर्ड ਹੈ, ਇਹੀ फ्यूचर ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ F&O ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ फ्यूचर ਆਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ फॉरवर्ड ਤੇ फ्यूचर ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सामने वाली पार्टी पता है भी किसी ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाली पार्टी नहीं पता कि ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फ्यूचर। शेयर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ फ्यूचर एंड ऑप्शन ही ਹੁੰਦਾ है, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन बैंक्स नाल डील करते हैं तो बैंक पता ਹੁੰਦਾ सामने वाली पार्टी केड़ी, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर एक ही बात है, फर्क क्या है? सामने वाली पार्टी पता है तो फॉरवर्ड, नहीं पता तो फ्यूचर। सिंपल, समझ आ रही है? सामने वाली पार्टी पता है कौन है तो फॉरवर्ड, नहीं पता तो फ्यूचर, बाकी सब सेम है। फॉरवर्ड ਤੇ फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫॉरवर्ड ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ फ्यूचर ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਬੋਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਉੱਗੂਗੀ, ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ फ्यूचर ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਸਭ फ्यूचर ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਰੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਲੜੇ ਬੰਦੇ, ਵਿਚਾਲੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਲੌਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਪੁੱਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਭ फ्यूचर 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਖਰੀਦਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं यार, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, 1 अप्रैल 2021 बताया नहीं मैंने आपको, कसम खाई थी, कोई कॉल नहीं, कोई पुट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपके खाते 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਗੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ PGBP ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਾਡੇ, ਤਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ITR ਸਿਆਪਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ITR ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ।
ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਟਿਪ ਮਾਰੀ ਸੀ ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ 12-13 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ 12-13 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 22 ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਡਿਪ ਸੀ ਪਰ 12-13 ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਫੇਰ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ 35 ਤੇ ਲਿਟਰਲ ਹੈ 13,000 ਤੋਂ 2,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 2,000 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ 35 ਤੇ ਤਾਂ ਫॉरवर्ड ਫਿਊਚਰ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद आने हैं या जाने हैं ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं किसी ਨਾਲ कॉन्ट्रैक्ट ਕੀਤਾ है उसको बोलते हैं हेजिंग मेरे पास रिस्क था प्रांजल को मैंने गुड्स बेच रखी हैं प्रांजल कहती सर 3 महीने बाद पैसे दूंगी यूएस के रहने वाली है 3 महीने बाद मेरे पास डॉलर आएंगे ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਨਾ ਬਣੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੇ रुपीस दे दी इसको बोलते हैं हेजिंग हेजिंग कब होती है जब एक्चुअल में हमारे पास रिस्क हो तो रिस्क आधा सी 3 महीने बाद डॉलर आने थे 3 महीने बाद पता नहीं था क्या रेट प्रीवेल करेगा तो ये रिस्क था ये रिस्क को मैंने हेज कर लिया हेज कैसे कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके रिस्क खत्म हो गया मेरा थोड़ा मेरा खर्चा लगूगा ਅੱਜ अगर रेट 80 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 79.5 दूंगा 80 नहीं ਦਿੰਦਾ तो मेरा 0.5 का खर्चा हो गया खर्चे को बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम खर्चे को बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम प्रीमियम पे किया मैं तो जो खर्चा हो गया वो मैं खर्चा बुक करूंगा अपना बात ये है कि ये जो खर्चा बुक करना है एक्रूअल बेसिस के ऊपर बुक करना है या जिस दिन सेटलमेंट करांगे सारा उस दिन पता ही है खर्चा ये भी पता है खर्चा किन्ने पीरियड का अगर मैं प्रांजल तो 1 मार्च ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ मतलब 1 मार्च ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 31 ਮਈ ਦਊਗੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ और अगर ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਵੇਚੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤੇ ਤੇ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੇਨ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ इन दैट केस आप जिदन बेचांगे उदन पता लगू की गेन है की लॉस है जिदन प्रांजल ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ उदन ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ डे 1 ਤੇ पता लगे मेरा कितना लॉस निकलूगा तो लॉस ही निकलूगा तो हेजिंग के केस में लॉस ही होगा और पता होगा कितना तो एक्रूअल लगा सकते हैं एक्रूअल अगर लगा दिया थोड़ा जा 1 साल च थोड़ा जा बाकी दे साल एक्रूअल के हिसाब से और अगर स्पेकुलेशन का केस है स्पेकुलेशन का केस का मतलब ही क्या है रिस्क है नहीं बिना रिस्क तो पंगा ले ही जन्ने आपां मेरे पास किसी डॉलर आने नहीं है मैं वही स्पेकुलेशन कर रहा हूँ तो स्पेकुलेशन के केसेस में क्या होता है जब भी गेन लॉस अराइज होगा तभी पीएनएल में चार्ज करेंगे कितना होगा पता नहीं तो हम एक्रूअल लगा ही नहीं सकते क्योंकि पता ही नहीं कितना तो पहला केस हेजिंग का दूसरा केस स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन वाला देख लो पहले तो ए बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months ऑफ $1 lakh ऑन 1 December एट अ डॉलर ऑफ 47 रुपये 10 पैसे अब क्वेश्चन कहता है बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया he decided to sell the contract at 47 रुपये 18 पैसे बाय कितने पे किया 47 रुपये 10 बेचा कितने थे 47 रुपये 18 लेकिन उदू पहला साड़ी बुक्स क्लोज होंदियां सी अब जब बुक्स क्लोज हो रही थी 47 रुपये 2 पैसे अच्छा सॉरी फिर तो एक करी ਇਸ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 47 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 47 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
जिद्दन ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਉਧਰ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 47 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ 47 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਬੁੱਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 47 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਦਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਸਾਲ ਐਂਡ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਨ ਆਪਾਂ ਕੰਟरैक्ट बेचा 47 रुपये 18 तो बताओ स्पेकुलेशन अगर केस हो अच्छा अब ये कैसे पता लगेगा क्वेश्चन पढ़ के कि सर ये स्पेकुलेशन है हैजिंग है सेल परचेज ना होवे ये क्वेश्चन दे विच गुड्स दी सेल परचेज दी कोई ट्रांजैक्शन दी गल नहीं की गई अच्छा कल्ली सेल परचेज नहीं हुंदा अगर मैं एसेट खरीदे तो उस केस भी एसेट खरीदे तो फॉरन करंसी दे विच डॉलर पे करने हैं बेसिकली अगर डॉलर दे विच पेएबल या रिसीवेबल नहीं है उदू बिना ही तुसी अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लई जाने हो तो स्पेकुलेशन है और अगर स्पेकुलेशन है आपको पता नहीं कि गेन लॉस होगा सही है ना हुण मेरी गल सुनो क्या आपको पता है कि ये गेन लॉस होगा 47 रुपये 2 पैसे 47 रुपये 10 पैसे का ये थोड़ी है गेन लॉस कितना होगा जिद्दन आप सैल करांगे कॉन्ट्रैक्ट ओदा रेट ते जिद्दन जिस रेट ते कॉन्ट्रैक्ट लिता है ओदा रेट ओदा डिफरेंस गेन लॉस है तो गेन लॉस कितना अपना 47 रुपये 10 पैसे और 47 रुपये 18 पैसे 8 पैसे का गेन या लॉस है ये आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ आ गई स्पेकुलेशन दी अब गेन है या लॉस है क्योंकि आप कहोगे बाई किया 10 पैसे पे और सेल किया 18 पैसे पे ऐसे ही प्रॉफिट ये ना चलता ही आई है फ्यूचर बाय करना तो फ्यूचर सैल करना बाय करना मतलब शेयर खरीद लिए सैल करना मतलब शेयर बेचते तो उस पहला सैल भी हो सकता है बाद बाय भी हो सकता है उधार चक्कन चुक्कन की लोड़ नहीं बस ओहो प्रॉमिस करना है ना प्रॉमिस करना है बेचने का प्रॉमिस कर लिया मैं बेचता इस रेट पे उदू बाद खरीद लूंगा स्क्वायर ऑफ हो जाऊगा ओए फ्यूचर ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਅ ਫਾਰਵਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬॉट ਬਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਪੈਸੇ ਸੈਲ ਦਾ ਰੇਟ 18 ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ 10 पैसे ਸੈਲ ਕੀਤਾ 18 पैसे ਤਾਂ गेन हो गया सेल करने का रेट घट होंगे तो लॉस होंगे और ये गेन और लॉस कहाँ पे लेके जाएंगे P&L में कब लेके जाएंगे हुण कॉन्ट्रैक्ट अपना 1 दिसंबर तो 31 जनवरी 2 महीने चले है जेड़े बेचांगे स्पेकुलेशन है तो जब ये गेन लॉस अराइज होगा तभी P&L में जाएगा एक्रूअल बेसिस नहीं लगाना ठीक है जी और नोट दे रखा है क्योंकि को बात नहीं करेगी देयरफॉर ये स्पेकुलेशन हो गया तो 8000 ऐसे प्रॉफिट हो गया लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता है ऐसे कहता परचेज ना मशीन देखो अगर मशीन परचेज कर ली तो पैसे पेएबल है तो हेजिंग का केस बन गया कितने पैसे पेएबल है $20 ऑन कब खरीदिया अपन 31 दिसंबर पेएबल आफ्टर 4 मंथ तो पैसा कब पे करना होगा 30th अप्रैल it was entered into the forward contract for the 4 month at INR PA on 31st December the rate of exchange was 77.50 how would you recognize the gain loss बोलो भाई अगर आपको पता हो कि कब पे करनी है 4 महीने बाद 4 महीने बाद मैनू डॉलर खरीदने पैणगे वे सेल करने पैणगे खरीदने पड़ेंगे किस रेट पे बाय करूंगा मैं डॉलर बाय एट या छड्डो बाय नू एक्सचेंज रेट अज किदन से 31 दिसंबर नू 70 रुपये 50 पैसे लेकिन मैनू डॉलर बाई करने पैणगे चलो लिख लो वर्ड बाय डॉलर बाई किस रेट ते करने पैणगे 78.5 अज अगर खरीद लेंदा 31 दिसंबर नू तो किन्ने पे करने पैंदे 77.5 किन्ने एक्स्ट्रा पे करूंगा मैं 78 तो लॉस हो गया आपका लॉस हो गया एक और बार बताता हूँ हेजिंग के केस में हमेशा लॉस ही निकलेगा जे केस है होंगे ना भी आप गुड्स एक्सपोर्ट किए है डॉलर मिलने हैं फिर आ जो रेट होंगे ना 70 रुपये 50 पैसे तो इतने 77 ही होंगे लॉस ही आता गेन आता ही नहीं हेजिंग के केस लॉस ही आऊगा गेन आएगा ही नहीं
हाँ ਵੱਧते मतलब ਇਹ ਕੌਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ लॉस ही होगा आपका बाकी चलो क्या ही फर्क पड़ता है जनरली लॉस होगा बाकी जो भी है गेन है या लॉस है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी है वो P&L में ही जाएगा गेन भी हो सकता है शायद करे बाई चांस गेन भी हो सकता है यार कई बार आया ਹੁੰਦਾ ना भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ गेन बुक ही कर लो की पता कल ਨੂੰ गेन ना घट जाए मतलब आई ना डेप्रीशिएट ही करता है ये तो पता ही डेप्रीशिएट ही करता है तो वध डेप्रीशिएट करे घट डेप्रीशिएट करे बन सकता है गेन भी तो मैं वर्डिंग पिछले लेना भी कल लॉस ही होगा गेन भी हो सकता है व्हाट्स एवर गेन होवे लॉस होवे डजंट मैटर आप ही करांगे P&L च एक्रूअल बेसिस पे पा देंगे इस केस च कितना बनूगा अपना 70/85 माइनस 70 इतने का बन गया और इस केस में लॉस क्यों आया क्योंकि आप बाय किस रेट से किया आप डॉलर आपको बाय करने पे यार तू सुनते नहीं पे कहते आप करने यार गुरकीरत तू उत्थे नहीं बहना गुरकीरत इस केस लॉस है कि गेन है एक केस कादा सी आप पे करांगे आप पे करांगे तो अपन डॉलर किस रेट से खरीदने पैणगे 78.85 ਆਪਾਂ ਨੂੰ पे करना पऊगा डॉलर के लिए लेकिन अगर 31 दिसंबर को रेट कितना चल रहे 70/50 31 दिसंबर को बाजार रेट चले 70/50 मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैं 78 से खरीदूंगा मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो गया तो मेरा लॉस हो गया अगला केस ट्रेड पेबल ऑफ जरेद इंक्लूड्स अमाउंट ड्यू टू द स्टर्लिंग लिमिटेड ₹9,75,000 रिकॉर्डेड एट द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑफ द परचेज ट्रांजैक्शन वाज 75 के हिसाब नाल एक मिनट हुण बुक्स अपन इन्ना खड़ा है पेबल ਜਿਹੜਾ ट्रेड पेबल है और ਜਿਹੜਾ पे करना वो पे तो डॉलर्स ही करना होगा ਆਪਾਂ तो पहले तो डॉलर्स कड्डो भी कितना पे करने वाला अपना 975 डिवाइड बाय 75 कितना हो गया आप $13 पे करना है ठीक है द एक्सचेंज रेट एज ऑन 31 मार्च साल द एंड कितना सी 79 द पेमेंट वाज मेड ऑन फर्स्ट व्हेन द रेट वाज 78.30 क्या ये क्वेश्चन फॉरवर्ड का है क्या कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात है क्वेश्चन में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्या कोई बात है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेन देना नहीं है ही नहीं तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला दूसरा सिंपल वाला कई बार जो आगे जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लभन लग जाता है तो एज की करांगे आप बस पहला तो बैलेंस शीट डेट ते 75 से खड़े 79 से खड़ना है तो 4 रुपये का हो गया 13 चौक 52,000 52,000 का क्या हो गया लॉस हो गया क्रेडिटर वध खड़े कितने 31 मार्च को उदू बाद 79 तो कितना रह गया 78.3 का गेन हो गया 13,000 इंटू 0.7 9100 बस इतना क्वेश्चन ही था लॉस हो गया तो फिर गेन हो गया शॉर्ट है जी फॉरवर्ड पता लग गया अच्छा काम ही है बस गेन लॉस निकलेगा ਜਿਹੜਾ गेन लॉस निकला सी फॉरवर्ड का ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ 4 महीने से ना 3 महीने का ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ P&L पा लिया 1 महीने का ਆਪਾਂ खड़ा रख लिया अगले साल पावांगे तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ फॉलोइंग इन द करंट ईयर लॉस इन्ना नैक्सट ईयर ये गल ਜਿਹੜਾ स्पैकुलेशन है उस रेट बाले सारे दिते होंगे बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ रेट चाहिए ਜਿਹੜੇ रेट ਤੇ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ਜਿਹੜੇ रेट ਤੇ कॉन्ट्रैक्ट बेचांगे ਆਪਾਂ बस ले भी इस 11 के सारे क्वेश्चन हो गए हाँ चलो अब हम करेंगे AS 26 और AS 28